उस लड़की को बड़ी हैरानी और आश्चर्य के मिले जुले असर से देख रहा था। वह ऐसा जिस्म था जिसकी मौजूदगी का वह कम से कम अपने कमरे में तो कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से फैल चुकी थी, जबकि वह इस तरह भारी भरकम जिस्म अचानक से उस नाजुक जिस्म के ऊपर गिरने पर शीतल ने अपने जिस्म की हड्डियों को टूटती हुई महसूस किया था। वह आंखों में आंसू लिए तकलीफ से निचला होंठ दांतों तले दबाकर बड़ी धीरज से सामने खड़े आदमी को देख रही थी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। जो कुछ वह सोच कर आई थी वह किए बिना तो यहाँ से बिल्कुल जाने वाली नहीं थी। वह अजीब नज़रों से सुंदर को देख रही थी, जबकि सुंदर तो अब तक हैरानी से उस लड़की को अपने कमरे में देखकर विश्वास करने की कोशिश में पागल हो रहा था। वह सच में वहाँ पर मौजूद है। वह उसकी मौजूदगी पर खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा था। होश की दुनिया में लौटते ही वह एक झटके से उसके पास आया और फिर सामने बैठी शीतल को दोनों बाजुओं से दबोचते हुए अपने सामने खड़ा किया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वह उसकी खूबसूरत आंखों में आंखें डालकर बहुत ही गुस्से से बोला था, जबकि उसका अपना दिल उसकी आंखों में डूब रहा था। जबकि शीतल का नाजुक जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। वह उसके इस तरह बेड पर उसके ऊपर गिरने से बहुत डर चुकी थी। वह डर से कांपती हुई बोलने की कोशिश में और ज़्यादा डर रही थी, लेकिन शब्द मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा और ज़्यादा निखर रहा था। रोई रोई सी खूबसूरत काली भूरी आंखें, गुलाबी होंठ उस वक्त कांप रहे थे। उस वक्त सुंदर को वह खूबसूरती की दुकान लग रही थी। उसके चेहरे पर फड़कते गुलाबी होंठ उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके नाजुक गुलाबी होंठ कुछ बोलने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पा रही थी। क्या हुआ? अब बोला नहीं जा रहा तुमसे? आखिर वह लड़की क्यों आई थी इस कमरे में? ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब उसकी कजन की शादी की रात थी। वह आंखों को इतना छोटा किए हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। अपने ऊपर शॉल लपेटे वह धीरे धीरे कदमों से एक कमरे की तरफ बढ़ रही थी। आधी रात का टाइम था, जब वो लड़की जैसे कुछ जांच करना चाह रही हो। उस वक्त उसे कोई वहाँ देख तो नहीं रहा। उसका अंदाज़ा उस वक्त बहुत ही शक में पड़ा हुआ था। उसके कदम इस तरह धीरे थे कि उसके कदमों की चाप तक किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। आज विपिन के हवेली में शादी थी, उसके चाचा की लड़की, और ये डेट कई दिनों पहले फिक्स हो जाने की वजह से उसने उसी दिन से आइडिया लगाया और उस आइडिया पर काम करने लगी। उसकी कजन वंदना थी, जो आज थोड़ी देर पहले उस हवेली से विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। जब तक तुम ये काम नहीं करोगी, सुंदर कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि वो हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जाने वाला है। मैं इस हवेली से आज जा रही हूँ और तुम्हारे पास बस आज की रात है। अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। सुंदर के पाँव में जंजीर डाल दो। आज की रात भी गंवा दी तो वह तुम्हारे हाथ तक नहीं लगने वाला। उसके दिमाग पर वंदना के द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे और वह कई दिन पहले से ही अपने प्लान पर ही काम कर रही थी। उसने आज की रात का बेसब्री से इंतजार किया था और आज आखिरकार उसका ये काम पूरा होने की रात आ चुकी थी। इसी वजह से वह उस हवेली के लाडले लड़के सुंदर के कमरे में जा रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा चुप्पी से, किसी को बताए बिना, किसी के नज़रों में आए बिना, शादी के हंगामे सारे हो चुके थे। वंदना विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन सुंदर अभी तक घर वापस नहीं आया था। लेकिन शीतल अच्छे से जानती थी कि वह आज रात घर वापस जरूर आएगा। इसी वजह से तो उसके कमरे में जा रही थी, ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। वह जो उसके कमरे में गई तो जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में मौजूद खूबसूरत आदमी, हैंडसम नौजवान की खुशबू ने उसके दिल दिमाग पर एक अजीब सा डर सवार कर दिया। वह उस खुशबू को महसूस करती यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन उस वक्त कमरे का मालिक कमरे में नहीं था। उसने भगवान का बहुत धन्यवाद किया और कमरे की लाइट को बंद करते हुए वह सुंदर के बेड की तरफ बढ़ गई। वह कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। हर चीज़ ही बहुत कीमती थी और इसी से अमीरी का पता दे रही थी। शीतल बेड पर लेटते ही सुंदर के कंबल को खुद पर ओढ़ती उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जो कुछ आज करने जा रही थी, उसके बाद न जाने उसका अंजाम क्या होना था, लेकिन उसे आज हर हाल में ये करना ही था। अब उसे बस सुंदर के कमरे में आने का इंतजार था। रात के अब 4 बज चुके थे।
जब वो अपने घर पहुंचा था। सब करीब 10 बजे फ्री हो चुके थे, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। लेकिन ऐसे में सुंदर रात के 3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी था। अब ये पार्टी किस बात का था ये तो बस सुंदर ही जानता था, लेकिन आज उसके अंदाजे में एक अजीब सी चमक थी, जबकि चेहरे पर एक अजीब सा असर था। उसके खूबसूरत चेहरे को और ज़्यादा निखार रहा था। रात के 3 बज चुके थे जब उसने दोस्तों को बाय कहा और अपनी मर्दाना चाल चलता हुआ वह अपनी हवेली के तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी, उसके होंठों से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो हवेली पहुंचा उस वक्त हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। हवेली के सारे नौकर अपने कमरे में सो रहे थे। वो बिना आवाज़ किए सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में दाखिल होते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। फिर धीरे से अपने कमरे में जाते अपने अलमारी से अपना कपड़ा लेता वह नहाने के लिए बाथरूम में चल दिया। जब 20 मिनट के बाद वह नहाकर एकदम निखरा निखरा सा वापस आया तो उसने तौलिए से अपने बाल रगड़े और वह अपने खूबसूरत काले घने बालों में धीरे धीरे कंघी कर रहा था। उसकी नीली आंखें उस वक्त चमक रही थी, आंखों में एक अलग से ही चमक थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हाइट उसकी 6 फीट थी। बॉडी उसने बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई थी जो पूरे इलाके में मशहूर थी। उसका घमंड उसे हर चीज़ से अलग बनाती थी। वह उस वक्त काफ़ी थका हुआ था, इसी वजह से वह धीरे धीरे अपनी बेड की तरफ बढ़ रहा था और फिर बेड के बीचों बीच जाकर लेट चुका था। कमरे की लाइट जलाने की हिम्मत ना पहले कभी उसने की थी और ना ही आज की। वह अभी बेड पर गिरा ही था कि अचानक से उसे किसी जिस्म की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह हड़बड़ाता हुआ जल्दी से उठा। उसने हैरानी से लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट गई हुई थी, शायद जिसकी वजह से कमरे में रोशनी ना होने के बराबर ही थी। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पर्दों को पीछे करते हुए सामने मौजूद बेड पर नज़र दौड़ाई। चांदनी रात की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी, कमरे की खूबसूरती को अलग ही बढ़ा रही थी। वो बेड पर मौजूद उस लड़की को बड़ी हैरानी और आश्चर्य के मिले जुले असर से देख रहा। या फिर मुंह में दही जमा ली है तुमने? उसके खूबसूरती को देखते हुए पूछ रहा था। उसके बराबर चुप रहने पर सुंदर को और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। इसी वजह से उसे बोलने के लिए उसका रहा था। वह उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुनना चाहता था। जब तुम मेरे कमरे में आने की हिम्मत कर सकती हो तो फिर यहाँ आने की वजह भी तो बताना ज़रूरी है। अभी और इसी वक्त मुझे बताओ कि तुम यहाँ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर दुबक कर क्या कर रही थी? उसे बराबर चुप देखकर वह खुद ही गुस्से में हुआ था। शीतल को हिलाते हुए गुस्से से पूछ रहा था। जब कुछ देर तक शीतल कुछ न बोल पाई तो सुंदर की आंखों में गुस्से के साथ साथ अजीब सी चमक उभरने लगी थी। बोलो, क्या कर रही थी तुम यहाँ? वह एक बार फिर से चिल्लाया तो शीतल ने जल्दी से अपना मुंह खोला था। वह लाइट बंद होने की वजह से मैं गलती से आपके कमरे में आ गई थी। उस वक्त शीतल के मुंह में जो भी आया था उसने कह दिया, जबकि उसकी उस मासूमियत पर सुंदर की आंखों में अजीब सोच और जांच एक तरफ रखते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। रात के 3 बजे तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई। चलो मान लिया कि तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई, लेकिन क्या कमरे में आने के बाद तुम्हें इस कमरे में मौजूद खुशबू से इस बात का एहसास नहीं हो सका ये किस आदमी का कमरा है? ये तुम्हारा कमरा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम मेरे कंबल में गलती से सो भी गई थी। सुंदर ने अब उसके ऐसे कारनामे पर ताली बजाकर थोड़ा गुस्से में बोला। शीतल को अपना जिस्म जमीन पर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी खूबसूरत काली आंखों में गरम गरम आंसू बहना शुरू हो चुका था और उसके गरम रुई जैसे गुलाबी गालों पर सफ़ेद चेहरे को भिगोता गया। जबकि सुंदर उसकी आंखों से गिरती उस खूबसूरत पानी को देखते कुछ पल बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वह तो रोते हुए और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुंदर उसके नैन नक्श में खोए रहने के बाद वह फिर से बोला, साफ कहो ना शीतल कि तुम मेरी मंगेतर होने की वजह से तुम मेरे प्यार के लिए बेचैन हो रही हो। मुझ जैसे खूबसूरत नौजवान मर्द को देखते ही तुम अपने इस जवानी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। मेरे प्यार की इच्छा तुम्हें इस कमरे तक खींच लाई है। इस बिस्तर पर तुम बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आई हो। साफ कहो ना मंगेतर को अब तुम अपने सपने में पति बनते देखना चाहती हो, पति का प्यार चाहती हो। बराबर ऐसे शब्दों से उसे शर्मिंदा कर रहा था। शीतल के लिए वहाँ रुकना और ज़्यादा मुहाल हो चुका था। वो भूल चुकी थी कि सुंदर के कमरे में खुद आई थी, तो ये सब तो होना ही था। अपने मकसद में कामयाबी के लिए उस कमरे में मौजूद थी, तो ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल क्यों लग रहा था? क्यों ये दिल धोखा कर रहा था? वह आदमी जिसे वह सच्चे दिल से अपना पति मान चुकी थी,
वह आदमी उसके लिए दिल में किस तरह गलत सोच पाल रहा था। वह और ज़्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। इसी वजह से वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। भाड़ में गया मकसद, भाड़ में गई उसके सारे आइडिया। उस वक्त यहाँ से सुंदर की नज़रों से वह दूर भागना चाहती थी। सुंदर ने उसका बाजू पहले ही छोड़ दिया था, इसी वजह से वह आसानी से उस कमरे से जा सकती थी। लेकिन इससे पहले वह दरवाज़ा खोलती, सुंदर ने बाजू से पकड़ते हुए उसे अपने पास किया। उसकी गर्म सांसें शीतल का चेहरा झुलसा रही थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहती हो, इसी वजह से तुम आज यहाँ इस कमरे में रात के इस पहर मेरे बिस्तर पर मौजूद हो। उसके कान में हल्की सी बात करता शीतल के पैरों तले से ज़मीन खिसका चुका था। मैं जानता हूँ तुम जुबान से कभी स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन जाने मन मैं तुम्हारी इच्छा को अपने सर आँखों पर करता हूँ और आज तुम्हें तुम्हारे पति की हैसियत से तुम्हारा अधिकार देने को तैयार भी हूँ। वह बहुत ही आस की अंदाज में बोला कि शीतल की आत्मा निकलने को तैयार था। शीतल ने डर से थर-थर कांपते उस हैंडसम 6 फुट नौजवान आदमी को देखा जो उसके किस्मत को कौन सा रंग दे रहा था। शीतल की खूबसूरत आंखें फिर से आंसुओं में बहने लगी थी। उसने धीरे से छुड़वाने की कोशिश की, खुद को छुड़ा सके। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और ना ही मैं इस वजह से आपके कमरे में आई थी। मैंने पहले भी बताया कि मैं अंधेरे की वजह से गलती से आपके कमरे में आ गई हूँ। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। वह अब कांपते हुए शब्दों में रोती खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन उसका ये मना करना सुंदर के घमंड को ठेस पहुंचा रहा था। भला उस जैसे खूबसूरत जवां मर्द को कोई लड़की कैसे मना कर सकती थी। अब मामला सुंदर के घमंड पर आ गई थी, इसलिए उसने शीतल को अपने सामने किया। कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरी मोहब्बत हासिल करने नहीं आई थी? सुंदर की आंखों में एक अलग ही आग दिखाई दे रही थी, जिसे शीतल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रही थी। इससे पहले कि वह दोबारा मना करती, सुंदर ने उसे अपने बाहों में जकड़ लिया था। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शीतल ने खुद शेर के मान में हाथ डाल दिया था। वह खुद उस सुंदर नाम के बला के जंगल में फंस चुकी थी। अब तो कोई चाह कर भी उस मासूम को उससे नहीं बचा सकता था। उसकी खूबसूरती सुंदर को अपनी तरफ खींच रही थी। सुंदर उसकी खुली जुल्फों में उठती भीनी भीनी खुशबू को अपनी सांसों में बसाता उसे देखते हुए कहने लगा, आज हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगा। उसके सामने जो लड़की थी वह उसकी मंगेतर थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह तो उसका होने वाला पति था। उसकी वजह से वह अपना संबंध आगे बढ़ाने का सोच रही थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी यही एक तरीका था जल्द से जल्द शादी करवाने का। वह अपने इस काम से थोड़ी तसल्ली में हुई थी। सुबह की रोशनी पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में उजाला आने पर इस बात का एहसास हुआ, काफ़ी सुबह हो चुकी थी। अगर इस वक्त उसे इस कमरे में किसी ने देख लिया तो ये सोच आते ही वह और ज़्यादा परेशान हो गई थी। जल्दी उसे पहले सुंदर को सोता हुआ छोड़कर अपने कमरे की तरफ भागी। अपने कमरे में आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर औंधे मुँह लेट गई और अपने बीते हुए कल की बातें याद करने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? सुंदर आंगन में खड़ा बहुत ही गुस्से से दहाड़ रहा था। क्या मतलब आपकी बातों का? सुंदर क्यों नहीं कर सकते शादी? मेरे दोस्त की बेटी से, वह हमारे पड़ोस में रहती है और सबसे बड़ी बात आपकी मंगेतर है। और मैंने अपने मरे हुए दोस्त से वादा किया था कि मेरा इकलौता बेटा मेरे दोस्त की बेटी को ही अपनी पत्नी बनाएगा, और आज तक मैंने कभी उस बच्ची को किसी दूसरे के लिए नहीं सोचा। अब जो भी हो, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। शीतल का घर बिल्कुल उसके हवेली के सामने ही था, लेकिन हमेशा वह इसी घर में रहा करती थी। हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है, आपको हर हाल में ही शादी करनी होगी। पापा ने अपना फैसला सुनाए तो सुंदर को ना चाहकर भी मानना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि वह उसके फैसले के खिलाफ जा सकता था, लेकिन हकीकत में वह अपने मरे हुए अंकल से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। इसी वजह से उसने ये शादी के लिए हाँ भर ली थी। पार्वती, जो सुंदर के इस रिश्ते पर अंदर ही अंदर जल रही थी, फिलहाल वो बिल्कुल चुप थी। और फिर 2 दिन के अंदर अंदर ये बात बिल्कुल पक्की हो गई थी। शीतल हवेली में सबकी लाडली जरूर थी। सुंदर के पापा तो उस पर अपनी जान निछावर करते थे, जबकि सुंदर के दादा भी उसे बेटियों से ज़्यादा प्यार करते थे। शीतल ने हमेशा हर किसी की मोहब्बत को समेटे थे, लेकिन एक सुंदर था जो उसको कभी भी मोहब्बत से नहीं देखता था और ना ही उसे मोहब्बत करता था। अंकल जी ने सुंदर से कहा कि तुम जाओ अपनी मंगेतर से कुछ देर बात कर लो ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। लेकिन सुंदर अंदर से तो बेहद तसल्ली में था।
इस मंगनी पर, लेकिन फिलहाल वह अपने घमंड के आगे कहीं पर भी झुकता नहीं था। वह मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। मंगनी के अगले ही दिन सुंदर ने शीतल को अपने कमरे में बुलाया था। वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसके कमरे के तरफ चल दी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो उस कमरे को देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। वह कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे वह आदमी इतना हैंडसम था, बॉडी वाला था, उसका कमरा भी इसी तरह उसके नाम से महक रहा था। उसके कमरे की खुशबू से वह अजीब तरह से कांप रही थी। शीतल ने सुंदर की तरफ कदम बढ़ाए। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिफॉन की ब्लैक कलर की साड़ी में और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सर पर पल्लू किए उस वक्त बहुत ज़्यादा ही मासूम लग रही थी। सुंदर की नज़रें उस पर टिक गई थी, जबकि उसके नज़र का झुकाव अपने चेहरे पर महसूस करती शीतल के गाल दहकने लगे थे। उसे यूं शर्माता देखकर सुंदर ने जल्दी से नज़रों को बदला था। मुझे भूख लगी है और नौकरानी के हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं। माँ घर पर नहीं है, इसलिए जाओ जल्दी से मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाओ। सुंदर ने सोफे पर बैठते हुए जैसे ही उसको हुक्म दिया था, जबकि शीतल बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, शीतल ने परेशानी से कहा, जबकि उसकी बात सुनकर सुंदर के माथे पर बल चढ़े थे। क्या मतलब, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? सुंदर ने गुस्से के शब्दों में पूछा, जबकि वह जानता था उस हवेली की इकलौती लाडली बहू बन बैठी थी। उसने आज तक किचन में शायद कम ही कदम रखा होगा, लेकिन वह जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह खुद भी अनजान था। मैंने आज तक किचन में कदम नहीं रखा। हवेली में इतने नौकर हैं, इसलिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना ही किसी ने कभी कोई काम कहा। क्या तुम्हें सीखना भी ज़रूरी नहीं लगा? वह गुस्से में उठा। चाय बनाना तो आती होगी, सुंदर ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा, जबकि शीतल का दिल किया उस आदमी का सर फाड़ दे। अभी तो उसने बताया था कि वह कभी किचन में नहीं गई थी। ना ही मुझे कुछ भी बनाना आता, उसने अब थोड़ी भारी आवाज़ में जवाब दिया। तो सुंदर दांत कपकपाकर रह गया था। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बनाना सिखा देता हूँ। आइंदा से तुम खुद मेरे लिए चाय बनाओगी। सुंदर ने उसे अपने पीछे किचन की तरफ आने को कहा। शीतल भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी और फिर सुंदर ने उसे चाय बनाना सिखाया था, जो शीतल पहली बार में ही सीख चुकी थी। सुंदर अपने ऑफिस में जा चुका था, जबकि शीतल को आज अजीब सी खुशी का एहसास जागा था कि कम से कम सुंदर ने उसे खुद से बुलाया तो सही। जबकि सुंदर अपने ऑफिस में बैठा बार बार शीतल के बारे में सोच रहा था। वह खूबसूरती की दुकान उसकी आंखों के सामने बार बार आता उसे उसके काम से भटका रहा था। उसे अब बेसब्री से उसका इंतजार था कब काम खत्म हो, वह ऑफिस से घर वापस आए। उसे वापस घर आते रात के 10 बज चुके थे। 10 बजे हवेली आया तो सब लोग अभी खाने में मेज पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वह जल्दी से फ्रेश होकर खाने की मेज तक आया था। उसकी नज़रें उस खूबसूरती की दुकान को तलाश कर रही थी, जिसे वह चाहकर भी बुला नहीं पाया था। अचानक ही उसकी नज़र उसके पापा की कुर्सी की तरफ जाकर रुकी थी, जहाँ शीतल बैठी थी। वह अंदर से जल भुन गया था। अब तो वह उसकी मंगेतर थी, उसके साथ उसकी कुर्सी पर बैठ सकती थी, लेकिन भला ये कहाँ मुमकिन था कि दिल की इच्छा पूरी हो जाती और वह दिन भर उसके तड़प का मारा किसी कीमत पर उसे ना कहता। वह उसके सामने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे। शीतल बेटा जाओ, सुंदर बेटे को खाना निकाल कर दो, अंकल जी ने शीतल को समझाते हुए कहा। तो वह उठी और सुंदर की तरफ बढ़ते हुए उसे खाना देने लगी। अरे क्या ज़रूरत है शीतल बेटा, इतने नौकर मौजूद हैं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। सुंदर की माँ ने सबको दिखाने के लिए थोड़ा अपने शब्दों में मिठास लाई थी, जबकि अंदर से वह भी गुस्से से फटने को तैयार बैठी थी। ये उसी का काम है, जब पता है कि सुंदर से तुम्हारी शादी होने वाली है, दोनों को साथ टाइम बिताने दो ताकि एक दूसरे को समझ सके, अंकल जी ने समझाते हुए कहा, जबकि सुंदर अब गुस्से में चुपचाप बैठा था। शीतल ने खाना सुंदर की प्लेट में डाला तो उसके हाथ कांप रहे थे, जबकि सुंदर उसकी ये कपकपाहट दिलचस्पी से देख रहा था। खाने के बाद सुंदर अपने कमरे में चला गया, जबकि शीतल को चाय का कहना नहीं भूला था। कुछ ही देर में शीतल चाय का कप लेकर अंदर कमरे में मौजूद थी। उसने चाय का कप मेज पर रखा और जाने के लिए मुड़ी, जब उसे सुंदर की आवाज़ सुनाई दी, ये तुम किस खुशी में मुझसे इतना डरने का नाटक करती हो? मैं क्या तुम्हें भूत प्रेत लगता हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? सुंदर ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा तो शीतल नर्वस होती हाथों की उंगलियां मोड़ने लगी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से शब्दों को बोल पाई थी, जबकि सुंदर को उसका ये डर एक अजीब सी खुशी और तसल्ली दे रहा था। मुझे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं, उसकी मुश्किल को आसान करते हुए बोला। अगले दिन गांव में कोई शादी थी।
जहाँ हवेली के सारे दावत पर गए हुए थे, लेकिन सुंदर की तबीयत खराबी की वजह से अंकल जी ने शीतल को घर पर रहने को कहा और उसका ख्याल रखने को समझाया। शीतल बहुत ही मासूम थी, वह अपने अंकल की कोई बात नहीं टाल सकती थी, इसी वजह से उसने हामी भर ली थी। सुंदर की माँ ने इस बात को भी खून के घूंट पी लिया था और ना चाहते हुए भी शादी पर चली गई। पीछे सुंदर और शीतल हवेली में बिल्कुल अकेले बचे थे। शीतल को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वे किस तरह से सुंदर का ख्याल रखें। सुंदर के कमरे में गई। वह बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा आईने के सामने अपने बालों को सूखा कर रहा था, जबकि उसको यूं देखकर शीतल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आप बिल्कुल ठीक है? शीतल ने बड़ी आश्चर्य से पूछा तो सुंदर उसके तरफ देखता हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुंदर ने दिल जलाने वाली बात गुस्से के साथ कहा तो शीतल को तो जैसे मिर्ची सी लग गई थी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको बहुत तेज बुखार है, इसी वजह से आप शादी में नहीं जाना चाहते और आपकी वजह से अंकल जी मुझे भी नहीं लेकर गए। वह पहले काफ़ी गुस्से से और उदास होकर बोली तो सुंदर ने हैरानी से उसे देखा। भला गांव की छोटी मोटी शादी पर जाने का किसको इतना दुख होता है जितना इस लड़की को हो रहा था। वह तो बस उसे अपने आस पास रखना चाहता था, लेकिन फिलहाल वह दिखावा कर रहा था, इसी वजह से उसने ये सारा ड्रामा रचाया। शीतल नाराज होते हुए वहाँ से जाने लगी, जबकि सुंदर ने उसे बुलाया। उसके शब्दों में कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि गुस्से में बोला था, घर में कोई नौकर नहीं, तुम मेरी शर्ट प्रेस कर दो। वह उसको कहते हुए सोफे पर जा बैठा था। मुझे शर्ट इस्त्री करने नहीं आती, शीतल ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा, जबकि उसके उस उदासी पर सुंदर को टूट कर प्यार आया था। लेकिन फिलहाल वह गंभीर शब्दों में मुंह पर लिए बैठा रहा। क्या कोई ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें कोई काम कहूँ और तुम कहो कि वह काम मुझे आता है? सुंदर अब गहरे गुस्से से मुस्कुरा रहा था, जबकि शीतल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके इस बात पर कहने लगी, लाइए मैं कर देती हूँ, और जबकि उसको प्रेस करने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना चाहती थी। उसने इस्त्री करने के लिए उसके अलमारी से शर्ट निकाला और फिर उससे पूछने लगी, कौन सी शर्ट प्रेस करनी है? सुंदर, जो उसे ही देखने में बिजी था, जल्दी अलर्ट हुआ, खुद को लापरवाह किया। ये काले रंग की कर दो और सावधानी से करना, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। सुंदर ने उसे ये एहसास दिलाना चाहा, जबकि शीतल अब उसकी शर्ट लेकर जा चुकी थी। सुंदर कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब आधे घंटे के ऊपर हो गए तो सुंदर को हैरानी होने लगी। 5 मिनट में शर्ट इस्त्री हो जाती है, ये लड़की इतना वक्त लगा रही है। सुंदर खुद से सोचते हुए उठा और उसके पीछे ही चल पड़ा। जैसे ही उस जगह पहुंचा तो जहां शीतल शर्ट इस्त्री करने के लिए गई थी, वहां जाकर वह एकदम ही जैसे बिल्कुल हैरान रह गया। शीतल शर्ट को हाथ में पकड़े मसल रही थी। सुंदर की काली शर्ट पर इस्त्री की छाप दिखाई दे रही थी, जबकि पिछला हिस्सा जल चुका था। सुंदर सदमे की हालत में वहां खड़ा अपनी शर्ट को जलता हुआ देख रहा था। उसने गुस्से में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शीतल जल्दी से बोल पड़ी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे शर्ट इस्त्री करने नहीं आता, लेकिन आपने जिद की और ये देखो जल गई। अब वह फिर से रोने लगी थी, जबकि उसके बस एक शर्ट जल जाने पर वह इतना रोना सुंदर को एक झटका सा लग गया था। मतलब एक शर्ट ही तो जली है, उसके लिए वो कितना रो रही थी। ना चाहते हुए भी सुंदर को उस पर तरस आया था। ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ था, ये तो भगवान की कृपा थी। उस बेवकूफ़ लड़की ने अपना हाथ नहीं जलाया था। सुंदर ने उससे शर्ट लेते हुए उसे हल्का सा डांटा। वह रोने के लिए मना कर गया। कुछ दिनों में ही सुंदर ने शीतल से खुद से बिल्कुल फ्रैंक करवा लिया था। अब वह भाग भाग कर उसके सारे काम करने लगी थी। वह उस पर इस बातों को कभी खोलना ही नहीं चाहता था। वह जानबूझकर उससे काम करवाता, उसे अपने पास रखना चाहता, बल्कि वह जानबूझकर उस वक्त काम करता जब नौकर घर पर ना होते, ताकि उसके आसपास रहे। नौकरानी के ना होने की वजह से उससे काम करवा रहा है, लेकिन सुंदर ने नोट किया था कि पिछले कुछ दिनों से शीतल काफ़ी बुझी बुझी सी रहने लगी थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि अब सुंदर का हर काम खुद से करने लगी थी। सुंदर के लिए ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन वह इस वजह से परेशान भी हो चुका था। वह उससे उसकी परेशानी की वजह पूछना चाहता, लेकिन हाय रे ये किस्मत, उसकी घमंड उसके आगे आ जाती थी। सुंदर की कजन की शादी थी जो हवेली में ही रखी गई थी। सिर्फ 2 दिन बचे थे और शीतल ने शादी के लिए कोई भी शॉपिंग नहीं की थी। सुंदर के पिता सुंदर को गुस्से से समझा रहे थे कि वह शीतल को साथ लेकर जाए और उसे शॉपिंग करवा कर लाए।
जबकि सुंदर ने बड़े ही समझदारी से हाँ कर दी थी। जबकि शीतल सुंदर से अब डरते होने के साथ साथ नाराज भी रहने लगी थी, क्योंकि सुंदर के बारे में जो बात उसे पता चली थी वह किसी तरह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन अंकल जी ने दोनों को शॉपिंग पर भेज दिया, लेकिन शीतल ने सुंदर से कोई बात न की। उस मासूम सी लड़की न जाने दिल में ऐसी कौन सी बात लेकर बैठी थी। अब वो शीतल से कम ही बात करता था, लेकिन अक्सर वह खुद उससे कोई ना कोई बात करने की कोशिश करता तो वह बिजी हो जाती। क्या बात थी, वह इतनी परेशान हो गई थी। सुंदर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए शीतल से पूछा भी था तो वह कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं। वह इस तरह हैरानी और गुस्से से बात की कि सुंदर के माथे पर बल पड़ गए। क्या हो गया तुम्हें? ये किस तरह मुझसे बात कर रही हो तुम? सुंदर का शब्द भी अब तीखा हो गया था। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। सुंदर गाड़ी रोक चुका था और वे लोग एक मॉल के सामने खड़े थे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ना पूछो, बात तो तुम्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी। सुंदर के शब्दों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिस पर शीतल घबराई थी, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मुझे आपकी कोई बात ही नहीं सुननी। जबकि अंदर से वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि सुंदर की व्यक्तित्व के बारे में वह कई लोगों के मुंह से जान चुकी थी। उसके रौब और घमंड और दबदबे से बड़े बड़े लोग घबरा जाते थे, और वह तो फिर भी मासूम सी लड़की थी, मगर ऊपर से वह दिखा रही थी कि वह बहुत बहादुर है। सुंदर की नज़रें चील की तरह तेज थी, जैसे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती थी। भला शीतल की घबराहट कैसे नहीं भांपता। उसने उस मासूम लड़की को देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई और धीमे मगर खुफिया अंदाज में कहा, आराम से गाड़ी में आकर बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। वह खुद से उससे बात कर रहा था। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, लेकिन इस वक्त शीतल जिस उलझन में पड़ी हुई थी वह चाह कर भी सुंदर की बात को समझ नहीं पाती। सुंदर ने उसे शॉपिंग करवाई, वह बड़ी बेमन से शॉपिंग कर रही थी। उस बीच सुंदर ने शीतल से बात करने की कोशिश की तो वह उसकी बात को नज़रअंदाज करती जल्दी से हवेली पहुंचना चाहती थी। सुंदर के लिए उसका ये व्यवहार अब उसे शक में डाल रहा था। हवेली आते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि सुंदर भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को खाने के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जब सुंदर ने एक नज़र सबको देखा, फिर उसने गला खंगारते हुए अपने बाप को देखा। पापा जी, मैं यहाँ अपना बिजनेस अच्छे से संभाल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा। मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। अगले महीने मेरी फ्रांस के एक कंपनी के साथ मीटिंग है और उसके बाद मैं फ्रांस में भी अपनी एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ। आप मुझे परमिशन दे दो। सुंदर ने बड़ी आराम से और बड़ी प्यार से ये बात सबके सामने रखी थी, जबकि शीतल ने खीर का चम्मच जो मुंह में डाल रही थी यूं लगा जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। सुंदर की माँ तो दिल ही दिल में बड़ी खुश हो चुकी थी कि उनका बेटा उस लड़की से दूर जा रहा था। अंकल जी ने शीतल की तरफ देखा, जिसका चेहरा फीका पड़ चुका था, जबकि वह अपने उस अड़ियल और घमंडी बेटे को मना भी कर सकते थे, क्योंकि अपनी बात सिर्फ बताता नहीं था, वह करके दिखाता था, और जब वह बोल देता था वह जरूर करता था। इसी वजह से उन्होंने हामी भर ली थी। शीतल ने खाना वहीं छोड़कर खड़ी हुई। अंकल जी के साथ साथ सब ने उसका यूं खाना छोड़कर जाना महसूस किया था, लेकिन वह उस वक्त किसी को कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, इसलिए सबसे माफ़ी मांगते वहाँ से चली गई। उसके बाद 2 दिन तक शीतल और सुंदर के कोई आमना सामना नहीं हुआ। कल रात ही शीतल ने अपने आइडिया के तहत सुंदर को अपना बना लिया था। उसे अब विश्वास था कि अब सुंदर उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन ये उसके दिमाग का फितूर था। सुंदर जो सुबह बड़े ही जोरों शोरों से तैयार होकर घर से निकला था, अब रात के 2 बज रहे थे, अभी तक घर वापस नहीं आया था। शीतल को रह रहकर ख्याल आ रहा था वह उसे छोड़कर जा चुका है। उसे उसकी वह मुस्कुराहट याद आई तो उसे अपना जिस्म आग की लपेट में महसूस हुआ था। तो क्या वह उसका फ़ायदा उठाकर उसे छोड़कर जा चुका था? ये सोच आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी थी, और फिर वह रोते रोते न जाने कब नींद की लपेट में आ गई थी। उसकी आंख अलार्म की आवाज़ से खुली थी। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर अलार्म बंद करने की कोशिश की और अलार्म को बंद भी कर दिया था। अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद भग से गायब हो गई थी। बेड के साइड टेबल पर बल्ब ऑन करके वह कंबल से निकली और बेकाबू ही उसे बहुत ज़्यादा ही सर्दी का एहसास हुआ। ठंड का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडई आ गई थी। उसने कंबल दूर फेंका और खुद उठने की कोशिश की। रो रो कर उसकी आंखें भी दुखने लगी थी। वह जैसे ही खड़ी हुई तो उसे और ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ। उसने खुद पर एक नज़र डाली
तो उसे अपने जिस्म पर शॉल की कमी महसूस हुई। कल रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे अपने ही जिस्म से नफरत सी महसूस होने लगी। उसने अपनी ओढ़ी हुई साल ढूंढने की कोशिश की। उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसे अपने तकिए के पास ही मिली थी। सुबह का वक्त था। वह बेकाबू उठी और बाथरूम में गई। नहा करके उसने घर के बने आंगन के मंदिर में वो पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद ही उसकी आंखों से बराबर बहते आंसुओं से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जो ही उसने प्रार्थना के लिए हाथ उठाए, आंखों से उमड़ता आंसू उसके आंखों से सिमट कर उसके गालों और उसके होंठों को बहुत भिगो रहे थे कि शादी से पहले ही वो क्या करके बैठी थी। जिस आदमी से उसे बचपन से मोहब्बत थी, वही आदमी उसको बेमोल करके जा चुका था। कितनी बड़ी गलती कर गई थी। उसने तो ये सब अपने होने वाले नंद के कहने पर किया था। अगर वह ये सब करेगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी और फिर उसका सुंदर उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन सुंदर ने तो उसका मान तोड़ दिया था। उस बेसहारा छोड़कर जा चुका था। शीतल को अपने जिस्म से घिन आने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने जिस्म को आग लगा दे। उस दिन को बीते हुए मंजर उसे याद आ रहे थे, लेकिन वह घर वापस नहीं आया। अंकल जी ने शीतल की उदासी महसूस की तो उसको समझाने लगे कि वो पहले भी अक्सर यूं ही दोस्तों के साथ कहीं न कहीं घूमने चला जाता था। तुम जानती हो, उसकी आदत यूं ही है, बिना बताए चले जाना। तुम फिक्र मत करो, वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। अंकल जी ने उसे बहुत तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन वे जानती थी वह उसे छोड़कर जा चुका है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो पूरे घर में टूटी टूटी सी फिर रही थी। घर के काम काज न उसने पहले कभी किए थे और ना ही अब कर रही थी। वह फिर भी सुंदर के मौजूदगी में उसके काम काज करने लगी थी, लेकिन अब फिर से वह सब कुछ छोड़ चुकी थी। विकास और राम खिलावन ने जब पार्वती से पूछने की कोशिश की कि सुंदर कहाँ है, तो उन्होंने ना में सिर हिलाया और कहा कि मुझे इसकी कोई खबर नहीं। और ये उनके लिए कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी ऐसे ही बिना बताए कई कई दिन हवेली से गायब रहता था। हाँ, लेकिन ये था कि वह उन्हें खबर करके बता दिया करता था कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन इस बार उसने किसी को भी कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। शीतल पिछले कई दिनों से बहुत दुखी दुखी फिर रही थी। वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी आखिर सुंदर उसे अकेला छोड़कर कहाँ जा सकता है। क्या उस रात की वजह से वह उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया है? वक्त का काम है गुजर जाना, और वह धीरे धीरे गुजरता ही जा रहा था। अब 1 महीने होने को आए थे। शुरू में तो सबको लगा सुंदर कहीं गया हुआ है, जरूर बात करेगा। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद सबको परेशानी हुई। जब कोई खबर न हुई, वह उससे पहले भी कई महीने गायब हो जाता था। फिर वापस आता और कहता कि पहाड़ों में प्रकृति के सुकून के लिए गया था, किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसके इस आदत की वजह से सबको भी आदत हो चुकी थी। वो महीने से ऊपर कहीं रुकता भी तो नहीं था। अब जब महीने से ऊपर का टाइम हो गया तो सबको परेशानी ने घेर लिया था। अब उसे तलाश करने लगे, लेकिन किसी को पता चला था। और सबसे ज़्यादा शीतल परेशान थी, जो उसके प्यार की निशानी को अपने कोख में लिए पाल रही थी। अब शीतल को अपनी हालत बुरी होती महसूस हो रही थी। उसे अब अक्सर ही चक्कर आना शुरू हो चुके थे। उसके सर में अजीब सा दर्द रहता था। उसने आज से पहले कभी इस तरह का थकावट महसूस नहीं की थी जितनी वह इन दिनों में कर रही थी। अपने इस हालत की उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। और उस वक्त हवेली में उसका कोई भी ऐसा सहारा या दोस्त नहीं था जिसे वह अपनी समस्या के बारे में बता सके, क्योंकि उसकी नंद जो उसकी दोस्त थी वह भी शादी करके अपने घर जा चुकी थी और वह उस वक्त अपने पति के साथ हनीमून पर गई हुई थी। अंकल जी के अलावा वह किसी से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों शर्म महसूस हो रही थी कि वह ये बात अंकल जी को नहीं बता सकती थी। पार्वती का व्यवहार उसके साथ दिन ब दिन बहुत ही बुरा होता जा रहा था। सबके सामने तो वह उसके साथ बहुत प्यार से रहा करती थी, लेकिन अकेले में उसे नफरत भरी निगाहों से देखा करती थी। उनकी उस नफरत की वजह से वह खुद भी जानती थी और उसे परवाह भी नहीं थी। लेकिन अब शीतल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अब तो हालात ऐसी थी उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो चुकी थी। वह सबसे छुप छुप कर अपने कमरे में ही रहा करती थी। जब भी उसे महसूस होता कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो वह जल्दी से पहले अपने कमरे में जाकर छुप जाती। उसे ऐसा लग रहा था जरूर हालत वैसे ही है, वह ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वह अपना वक्त रो रो कर बिताने लगी थी। सुंदर पर उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी वह अब और ज़्यादा इस बात को छुपा नहीं सकती थी।
जैसे तैसे करके वे दिन बीतते जा रहे थे। महीने बीत चुके थे। अब उसके दिन ब दिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे मेडिकल केयर की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वह बताती भी तो किसको बताती और कैसे बताती। वह उसे बेसहारा छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। उस रात जब वह सुंदर के कमरे में गई थी और सुंदर ने उसके साथ वह सब किया था जिसमें शीतल खुद शामिल थी, और शीतल भी यही चाहती थी कि मैं अपनी खूबसूरती से और अपनी मोहब्बत से उसे कैद कर लूँगी तो ये कहीं नहीं जाएगा और ये मेरा हो जाएगा। उस रात उसने अपने जिस्म को उसके हवाले कर दिया था, और सुंदर ने भी उस खूबसूरत लड़की को सारे पर्दे से आज़ाद करके उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ अपनी सारी दूरियों को मिटा चुके थे। वे दोनों सारी रात उसी में लगे रहे। सुंदर भी पूरी रात उसको सोने न दिया था। शीतल भी अपने आप को उसे सौंप चुकी थी। वे सारी रात उसके बारे में सोचती थी। उस रात के बाद उन लोगों ने कई बार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब तो घर वालों को भी सुंदर की तरफ से चिंता सताने लगी थी। वे लोग बराबर उसका नंबर मिलाकर पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने जो बात उन्हें बताई उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उसके दोस्त ने बताया कि शायद वो फ्रांस जा चुके हैं, क्योंकि वह जब आखिरी बार मिला था तो वह फ्रांस जाने की बात ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ सब उसको वहाँ जाने से मना कर रहे थे। जबकि ये खबर सुनकर जहाँ सुंदर की माँ बहुत खुश हुई थी, वहीं शीतल को लगा पूरा आसमान उसके सर पर आकर गिरा हो। उसके पैरों तले से जमीन निकली थी और वह चीख मारकर जमीन पर रो पड़ी थी। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि सुंदर उसे छोड़कर जा चुका है। बस एक रात की वजह से ये खबर सुनते ही उसका सर घूमा था और वह सुन्न होकर जमीन पर गिर गई थी, और वहीं आंगन के फर्श पर जाकर सर लगा। और उसके यूं अचानक बेहोश हो जाने पर अब सभी बुरी तरह से परेशान थे। अंकल जी जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। कुछ ही देर में वे लोग डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। ये उनकी फैमिली डॉक्टर थी जिसने शीतल का चेकअप किया था, लेकिन चेकअप करने के बाद जो बात उन्हें पता चली, इस बात में हवेली वालों पर जैसे आसमान गिरा दिया था, क्योंकि राकेश और राम खिलावन भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर सब लोग अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें हैरानी से सामने बेहोश पड़ी लड़की को देखा, जबकि राम खिलावन का हाथ सीधा दिल पर गया था। वे उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी मासूम सी दिखने वाली शीतल ऐसा भी कुछ कर सकती है, जबकि पार्वती होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर चुकी थी। उन्होंने उस पर बहुत ही गंदा इल्ज़ाम लगाया, उसे बहुत बुरा भला कहा, बदनाम किया। नौकरों की मौजूदगी में राकेश ने पार्वती की जुबान को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त आपे से बाहर हो चुकी थी। जो भी था वह उनके बेटे की मंगेतर थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वह किसी और के बच्चे की माँ बन जाती, क्योंकि उनका बेटा तो 4 महीने से घर पर ही नहीं था। ऐसे कैसे मुमकिन था? सब लोग शीतल के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। करीबन 5 घंटे के बाद शीतल होश में आई थी। उसने अपना सर चकराते हुए पाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आसपास इतना भीड़ देखा। हवेली वालों को अपने पास देखकर उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से सर चकरा गया, जिसकी वजह से उसका सर खुद ब खुद बेड पर मौजूद तकिए पर जा गिरा था। उसने अपने सर को दोनों हाथों में थामा, जबकि पार्वती जो कब से चुप खड़ी थी जल्दी उसके तरफ लपकी और उस बेचारी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। जबकि शीतल बेकाबू होकर अपने चेहरे पर हाथ रखे अपनी आंटी को देख रही थी। ये उसकी जिंदगी में पहला थप्पड़ था। आज से पहले किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, उसे डांटा तक नहीं था। आज वह किस दोराहे पर आकर खड़ी हुई थी? सच सच बता, किसका पाप है तेरे पेट में? किसके साथ तू अपना मुंह काला करके बैठी है? हमने तुझे इस हवेली में रखा, हर तरह के ऐश आराम दिए। मेरे पति ने तुझे अपने सर आंखों पर बिठाया। तूने मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। वह तेरी वजह से इस हवेली से दूर भागता है। तुझे किसी के इज्जत का ख्याल नहीं आया। मेरे बेटे की मंगेतर होकर तूने इतना बुरा काम किया। मेरे बेटे की जगह तूने किसी और को दे दी। बता, किसका पाप है? बोल, किसके साथ रातें बिता रही थी? बोल, वरना आज मैं तेरा खून ही कर दूंगी। पार्वती आपे से बाहर होती बराबर उस पर चीख रही थी, जबकि बाकी सब चुप ये सब तमाशा देख रहे थे। आंटी, मैंने कोई पाप नहीं किया, ये बच्चा सुंदर का ही है। कांपती आवाज में उसने बताया, झूठ मत बोलो, किसी और का पाप मेरे बेटे के सर पर मत डालो। मेरा बेटा तो पिछले 4 महीने से घर से गायब है। ये बच्चा कहाँ से आ गया? और सुंदर तो तुमसे ठीक से बात तक नहीं करता। ये सब कैसे कर सकता है? इतना बेवकूफ़ नहीं मेरा बेटा कि शादी से पहले ऐसे काम करे।
शीतल को लगा सब उसकी तरफ से बोलेंगे, उसका साथ देंगे, लेकिन सभी चुप बैठे थे और पार्वती के मुंह में जो भी आ रहा था वो बोलती जा रही थी, उसको सुनाती जा रही थी। अब शायद उसके दिल में शक पैदा हो रहा था, कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबको चुप देखकर उन्होंने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे लिए नीचे की तरफ चल पड़ी। उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। इससे पहले कि वह उसे घसीट कर ले जाती, अंकल जी ने पार्वती को रोकना चाहा तो वह राकेश अंकल पर भी चिल्ला पड़ी थी। उनका कहना था, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुमने अपने मरे हुए दोस्त के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस लड़की का लक्षण मुझे पहले से ही अच्छा नहीं लगता था और अब बात साबित हो गई है तो ये इस घर में नहीं रह सकती। आपने हमेशा हर फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ लिया है। मेरे इकलौते बेटे की मंगनी इस लड़की से करवा दी, लेकिन अब नहीं। अब इसका किरदार सबके सामने है तो मैं इसे अब यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये जाए उसी के पास जिसका पाप लेकर अपने कोख में फिर रही है। पार्वती ने राकेश और राम खिलावन को वार्निंग देते हुए कहा और एक बार फिर से घसीटते हुए शीतल को दरवाजे तक लाई और जोर से धक्का दिया, निकल जा मेरे घर से। शीतल लड़खड़ाते हुए गिरने को थी, तभी सामने से एक भारी भरकम 6 फीट का नौजवान उसको संभालते उसको खड़ा किया। उसकी हालत देखकर वह गहरे सदमे में चला गया। फटे हुए होंठ, उजड़े बाल, उसके हालत पर तरस आ रही थी। सुंदर की आंखें पल भर में आग उबलने को थी। उसने आश्चर्य से अपने घर वालों को देखा था जो उसके ना रहने पर उसके साथ क्या कुछ कर रहे थे, जबकि शीतल अपनी जगह सुन खड़ी थी। भला वह उस खुशबू को कैसे न पहचानती। सुंदर ने जल्दी शीतल को सीधा किया, अपनी जैकेट उतारते उस पर लपेट दिया और फिर उसने उसे अपने सीने में छुपा लिया। जबकि ये मंजर देखकर हवेली में सबके पैरों तले से जमीन निकली थी। सुंदर 4 महीनों के बाद घर लौटा था। सभी उसे देखकर हैरान परेशान थे और बहुत कुछ पूछना चाहते थे वह कहाँ था। और सबसे बुरा हाल तो पार्वती का था, क्योंकि पार्वती ये सब कुछ जानती थी। जानती तो शीतल भी थी, लेकिन पार्वती के खिलाफ जाने की उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वह शोभा के शादी के बाद से ही सब कुछ जान बैठी थी कि पार्वती के मन में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पार्वती के खिलाफ किसी को कुछ भी बोलती। पार्वती घर में सबसे बड़ी थी, उसकी सभी बहुत इज्जत किया करते थे। इसी डर ने उसे अपनी जुबान न खोली थी और वह बहुत परेशान रहती थी। अब जब सुंदर ही वापस आ गया तो सारा खेल ही खत्म हो गया था। उसने पहले शीतल को तसल्ली दिलवाया कि वह आ चुका है, उसको अब कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जख्मी शेर की तरह दहाड़ा था। जबकि इस दहाड़ पर उसके दिल कांप उठे थे। वह जख्मी शेर बनकर आंखें लाल किए सबको घूर रहा था, जबकि राम खिलावन पार्वती को घूर रहे थे, जिन्होंने उनकी मासूम बच्ची पर हाथ उठाया था। उनका बस नहीं चल रहा था, वह उनका हाथ ही काटते। शीतल तो उसके सीने में छुपी हुई थी। सबके सामने उसने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी होने वाली पत्नी है और मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाला हूँ, और जो ये बच्चा है वह भी मेरा है। इस बात पर सबको जोरदार झटका लगा था। लेकिन तुम जानते भी हो इस लड़की ने क्या किया है। पार्वती ने अभी उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया है, ये बच्चा मेरा है। पार्वती जोर से चिल्लाती हुई कहने लगी, इस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं लगता मुझे। ये प्रेग्नेंट है, सब जानता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। सुंदर भी गुस्से से बोला, अच्छा अगर तुम सब जानते हो तो क्या ये जानते हो जिस लड़की को तुम इतने अधिकार से अपने सीने में छुपाए खड़े हो वह अपने जिस्म में किसी और का पाप लेकर बैठी है। ये बात सुनकर सुंदर ने बड़ी हैरानी से अपनी माँ को देखा। इस बात को वह कितनी बार दोहरा चुका था, लेकिन पार्वती का शब्द वहीं अटका हुआ था। जबकि ये सब देखते हुए पार्वती, राकेश समेत सभी हैरान रह गए थे। इतनी बड़ी बात पता चलने के बावजूद वह कैसे उसे अपने बाहों में लेकर खड़ा था। तुम बहरे हो गए हो, या इस लड़की ने आते ही तुम पर जादू कर दिया है? तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? ये किसी का गंदा खून अपने जिस्म में लिए फिर रही है, जबकि अपने औलाद के सामने वह इस तरह खुलेआम किसी और का गंदा खून कह रही थी। अब सुंदर को सही मायने में लग रहा था कि उसकी माँ अपनी बात को आगे रखने के लिए कितनी हद तक नीचे गिर चुकी हैं। वह दहाड़ता हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ा और कहा, ये मेरी होने वाली पत्नी है और मैं इसे मोहब्बत करता हूँ और मैं इससे शादी करूँगा और इसको पूरी इज्जत भी दूंगा। इसके बावजूद मेरा अपना खून है। वो बहुत गुस्से से चिल्लाया था। सबकी नज़रें आश्चर्य से उसकी तरफ उठी, जबकि शीतल ने जोर से आंखें मीची। सामने खड़े राजकुमार को देखा था, जो उस वक्त बिल्कुल आग बना उसे फटने को तैयार था। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वालों का मैं हाथ काट देता हूँ। वह अपने दादा की तरफ देखता बहुत तेज में दहाड़ा तो वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए।
वे सब ये सोच भी नहीं सकते थे कि वे ऐसा भी कुछ कह सकता था। वहाँ खड़ी आश्चर्य में पड़ी सुंदर को देख रही थी, जो उस वक्त बिल्कुल आग बना उस पर फटने को तैयार था। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले का मैं हाथ काट देता हूँ। जबकि सुंदर ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया, पूरे अधिकार से सबके सामने, जबकि वहाँ मौजूद हर आदमी चुप खड़ा तमाशा देख रहा था। ये तो उस हवेली में सभी जानते थे कि इन दोनों की मंगनी हुई है और ये उसका होने वाला पति है, और एक दूसरे को समझने का टाइम भी दिया गया था। लेकिन बस बाकी रह गया था उनकी शादी। कोई नहीं जानता था कि सुंदर शादी से पहले ही अपना अधिकार ले चुका है। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ चुका था। जबकि सुंदर बहुत ही गम से शीतल को देख रहा था। इससे पहले कि उसे लेकर कमरे की तरफ जाता, राम खिलावन की गरजती आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। शादी से पहले ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मंगेतर से अपनी पत्नी का अधिकार लेकर उसे तुम बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए थे। राम खिलावन जी ने गरजते हुए कहा तो सुंदर ने बेबसी से दादाजी को देखा। मैं छोड़कर नहीं गया था दादाजी। जिस दिन मैं सुबह घर से निकला था उसी दिन वंदना के नंद का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। शायद हमारे घर ही आ रही थी जब मैंने उसे रास्ते में गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाना चाहा। मैं खुद ऐसी जगह पहुंच गया था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने आपसे कहा था कि मुझे फ्रांस जाना है और मैं अब फ्रांस पहुंच चुका था। और ये सब एक चाल थी जिसमें मेरी माँ पार्वती भी मिली हुई थी, और शायद ये बात शीतल भी जानती थी। इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गई थी, ना ही किसी से बोलती थी और ना ही मेरे करीब आती थी, क्योंकि माँ ने उसे धमकी दी थी वह मेरे करीब आएगी तो उसे सुंदर कभी नहीं मिल पाएगा। और माँ ने अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। वंदना की नंद अलका ने मुझे कई बार प्रपोज किया था और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे उस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था। वह लड़की बहुत ही खुले मिजाज की लड़की थी। उसने अब तक कई बॉयफ्रेंड बदल चुके थे। उसका दावा था कि अब वो मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद आया था। उसने ये बात वंदना से भी बताई थी। वंदना को भी उसकी नंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वंदना ने मेरे कान में ये बात डाली, पर पूरे घर में एक मेरी माँ थी जो शीतल को पसंद नहीं करती थी, और अलका ने मेरी माँ के साथ ये प्लान बनाया था कि वो मुझे फ्रांस लेकर जाए और मुझसे शादी कर लेगी। उसने मुझे वहाँ 4 महीने कैद रखा। हर रोज़ कहती रही कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन मेरा हर दिन का एक ही जवाब होता कि मेरी होने वाली पत्नी शीतल होगी और कोई नहीं। चाहे मैं मर भी जाऊँ तो मेरी लाश से शादी कर सकती हो, लेकिन मेरी आत्मा में सिर्फ मेरी शीतल होगी। जब माँ को ये बात पता चली कि मैं किसी कीमत पर भी अलका से शादी नहीं कर रहा, और यहाँ पर भी ये सब हो चुका था, सबको पता चल चुका था शीतल प्रेग्नेंट हो गई है, तब माँ ने और अलका ने दोनों ने शीतल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तभी वंदना ने मेरी बहुत मदद की और मुझे वहाँ फ्रांस से बचाया, मुझे पास बुलाया, और मैं आज तुम सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। और माँ सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल चुप थी, क्योंकि सब कुछ मेरी माँ के कहने पर ही तो हो रहा था, और शीतल को भी माँ ने धमकी दिया था। इसलिए शीतल हमेशा परेशान रहती थी, जबकि पार्वती भी अब बिल्कुल शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थी। इससे पहले कि सुंदर शीतल को लेकर जाता, पार्वती ने बड़ी प्यार से शीतल से माफ़ी मांगी, और उन्होंने सुंदर से वादा किया था कि वह शीतल को अपनी बहू स्वीकार करती हैं और उसका पूरा ख्याल रखेंगी। बस मैं उनसे दूर ना जाऊं। राकेश और राम खिलावन उसे बहुत विनती की थी, और फिर जब शीतल से पूछा गया तो वह खुद भी इस हवेली से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से सब लोगों की रजामंदी पर सुंदर ने हवेली में ही रहने की हामी भर ली। सुंदर शीतल को लिए अपने कमरे में चला आया और फिर कुछ वक्त के लिए उससे रिलैक्स करता रहा, और फिर उसने शीतल को एक और हकीकत बताई, जिसे सुनकर शीतल एक बार फिर से हैरान रह गई थी। सुंदर बोला तो वह आंखें फैलाए उसे सुन रही थी। उस रात तुम खुद मेरे कमरे में नहीं आई थी, बल्कि मैंने ही वंदना को कहा था कि मैं तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें डालूं। मेरे ही कहने पर मेरी कजन ने तुम्हें ये सलाह दी थी। मैं खुद से कभी तुमसे अपने दिल की बात न कर पाता, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहता था, और ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें खुद अपने पास बुलाऊं। और मैं तुम्हें चाहता भी था और अपनी घमंड भी रखना चाहता। इसी वजह से मैंने ही उस रात तुम्हें अपने कमरे में बुलाया था, और तुम मुझे खोने के डर से भागती चली आई थी। जबकि शीतल को इस घमंडी इंसान पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वह जो उस रात मेरे साथ वह सब किया था। शीतल ने गुस्से से पूछा, वह तो तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ पहनाने के लिए किया था ना? सुंदर ने शरारत से कहा। तो शीतल गहरा सांस भरकर रह गई, क्योंकि वे जानती थी सुंदर को अपनी घमंड सबसे ज़्यादा प्यारी थी, शायद मुझसे भी ज़्यादा प्यारी थी।
वह इस बात पर खुश थी, उसे उसकी बचपन की मोहब्बत मिल चुकी थी। उसे भला और क्या चाहिए था। जब मैं अलका के कैद में था तो दिन रात सिर्फ तुम्हारा नाम लेता था और वे जल भुनकर राख हो जाती थी। मैं दिन रात यही सोचता था, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी घमंड की वजह से मैंने तुमसे अपने मोहब्बत का इजहार न किया। बस चाहता था तुम खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार करो। मैं तुम्हारे सामने दीवार नहीं बनना चाहता था। लेकिन जब दिन ब दिन अलका अपनी गुस्से की आग मुझे दिखाने लगी तो मुझे लगा तुम्हारे साथ जो नाइंसाफ़ी की मैंने, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। और फिर बस कुछ दिनों में ही पार्वती अपना व्यवहार भी ठीक कर चुकी थी, जबकि शीतल के साथ सभी बेहद प्यार मोहब्बत से रहने लगे थे। सारे घमंड को और गलतफहमियों को मिटा चुके थे। खुशियों के साथ हवेली में अपना रिश्ता फिर से बना लिया था। और फिर आखिरकार वह दिन भी आया जब इन दोनों की शादी हुई। शादी के 5 महीने के बाद शीतल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, सभी बहुत खुश थे। जब अलका को सुंदर नहीं मिला तो वह आपे से बाहर हो गई। उसका ब्रेन शॉर्ट हो गया और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। उसे पागल खाने में भर्ती करवाया गया। वह डॉक्टर नर्स सबको ही सुंदर कहती। अलका के माता पिता का कहना है कि सुंदर एक बार उससे शादी कर ले, चाहे बाद में डिवोर्स दे दे, शायद उसकी दिमागी संतुलन ठीक हो जाए और वह पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। मगर घर पर इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं। अब आप लोग बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, अगर मेरे शादी करने से वह ठीक होती है तो क्या मुझे उससे शादी कर लेना चाहिए या नहीं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।